नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो 18 अप्रैल को आपकी यूपी एडिड जूनियर हाई स्कूल की परीक्षा होनी है और आपके पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है। अगर आप देखें तो ये दिन लगभग 20 दिन बैठते हैं। हालांकि दिनों की संख्या अगर आज से जुड़ेगी तो 25 से अधिक है, लेकिन आप मान के चलिए कि आपके पास 20 दिन का समय है और इसी 20 दिन में आपको इस परीक्षा को क्रैक करना है। तो करंट अफेयर के लिए मैं आपके लिए प्रतिदिन सुबह मॉर्निंग में 5 बजे एक वीडियो अपलोड करता हूं। उसमें आपका रिवीजन भी हो जाता है और टुडे की करंट अफेयर भी। तो करंट अफेयर आप लोग कम से कम 31 मार्च तक का देखिए और उसके बाद ये जो टेस्ट सीरीज है इसको लगाते रहिए। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ इसको आप लोग नोट करते हुए आगे बढ़ें। इसका रिविजन आप लोग करते रहें। बहुत सारे प्रश्न होंगे जो कि आपको परीक्षा में इस टेस्ट सीरीज से देखने को मिल सकते हैं। तो जो पहला पार्ट होगा यानी कि सामान्य ज्ञान, समसामयिक घटनाएं और तार्किक ज्ञान, ये फॉर एवरीवन, ये कंपलसरी होगा। आप किसी भी विषय से आवेदन किए हों, सहायक अध्यापक लिए हों या फिर प्राचार्य लिए हों, तो इसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की करंट अफेयर्स की जो क्वेश्चन होंगे वो पूछे जाएंगे। भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारत का भूगोल, भारतीय राजनीति और शासन जिसमें संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती राज, लोक नीति और आधिकारिक प्रकरण से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। आर्थिक और सामाजिक विकास के अंतर्गत सतत विकास, गरीबी, अंतर्विश्व, जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र को इनिशिएटिव वगैरह, पर्यावरण और संबंधित जो क्वेश्चन होंगे, जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता, सामान्य विज्ञान, साथ ही साथ रीजनिंग पर आधारित क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो में हम लोग यही जो टॉपिक है इसी पर करेंगे डिस्कस। और जो भी प्रश्न यहाँ पर लिए गए हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, 19वें संघाई सहयोग संगठन विदेश व्यापार और आर्थिक मंत्रियों की बैठक किस देश ने आयोजित की? तो ये क्वेश्चन अक्टूबर 2020 से लिया गया है और आपको जो है कम से कम यहाँ पर मैं यही सलाह दूंगा कि आप सितंबर 2020 से लेकर और मार्च 2031 तक जितने भी प्रश्न बन रहे हैं करंट अफेयर के उसका रिवीजन आप लोग करते रहें। और रिवीजन के लिए मैंने आपको ई बुक पहले ही अपलोड करवा दी है। दिसंबर, जनवरी और फरवरी की ई बुक उपलब्ध है, मार्च की ई बुक आने वाली है और इसके पहले की जो ई बुक है वो भी मैं आपको समय से उपलब्ध करवा दूंगा। तो फिलहाल 19वें संघाई सहयोग संगठन जिसको आप लोग एससीओ भी कहते हो, तो इसकी बैठक की जो विदेश व्यापार और आर्थिक मंत्रियों की बैठक हुई थी, इसको जो है भारत ने आयोजित किया था। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। और फ्रेंड्स अगर हम बात करें एससीओ के बारे में तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो 15 जून को हुई थी, 15 जून 2001 को। इसका जो मुख्यालय है वो आपको मिलेगा चीन में। चीन में कहाँ पर मिलेगा? तो चीन में ये बीजिंग में मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्रश्न यह है कि फेनी पुल किस देश से भारत को जोड़ेगा? किस देश से भारत को? तो फेनी पुल ये अभी जो है दिसंबर 2020 में बनकर तैयार हुआ है। दिसंबर 2020 में इसकी लंबाई कितनी है? 1.8 किलोमीटर है और ये जोड़ेगा भारत को किससे? बांग्लादेश से। तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, ये जरूर याद रखना आप। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है कि फेनी पुल जो है ये भारत और बांग्लादेश को कनेक्ट करेगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट्स, जो नई नई किताबें आती हैं उससे संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जाने की संभावना है, तो आपको इस पर भी फोकस करना होगा। नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट्स नामक किताब के लेखक कौन है? दोस्तों ये जो किताब है इसमें 1984 में जो दिल्ली में दंगे हुए थे और उसमें जो तमाम छोटी बड़ी घटनाएं हुई थी उस पर लघु कथाओं का एक संग्रह है, जिसे लिखा गया है सरबप्रीत सिंह के द्वारा। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन होगा कि संयुक्त राष्ट्र दिवस ये कब मनाया जाता है? तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि संयुक्त राष्ट्र हमेशा प्रासंगिक रहता है, तो ये दिवस काफी इंपॉर्टेंट है और ये प्रतिवर्ष होता है 24 अक्टूबर को। 24 अक्टूबर को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 में ये अस्तित्व में आया था और 1947 के बाद से प्रतिवर्ष 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। और यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता दूं कि 2020 में संयुक्त राष्ट्र संस्थापक चार्टर की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई थी, यानी कि 2021 में इसका जो है 76वीं वर्षगांठ होगी, 76 वो मनाई जाएगी। अच्छा, 2020 की थीम मैं आपको बता देता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थीम थी द फ्यूचर वी वांट, द फ्यूचर वी वांट। थोड़ी सी थीम बहुत ही लंबी है, ठीक है। और यूएन वी
नीड, UNV नीड। इसके आगे लिखा गया था रीअफर्मिंग आवर कलेक्टिव कमिटमेंट टू मल्टीलेटरिज्म्स। ठीक है, तो ये था इसका कंप्लीट थीम 2020 के लिए। तो ये याद रखना, और ये जो लेक्चर मैं आपको दे रहा हूँ इसकी PDF अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप स्टडी विद ज्ञान प्रकाश टेलीग्राम चैनल पर आ जाइएगा या फिर studyvidgyanprakash.com पर विजिट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। औद्योगिक श्रमिकों के लिए CPI दैट इज उपभोक्ता आधार मूल्य के लिए श्रम मंत्रालय द्वारा निर्धारित नया आधार वर्ष क्या होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहले ये जो आधार वर्ष था ये था 2001 और इसे बदल कर दिया गया है 2016। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, जरूर याद रखना इसको। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, किस बौद्ध संगीत के बाद बौद्ध धर्म दो भागों में हीनयान और महायान में बट गया था? हीनयान और महायान में बटा था जब चौथी बौद्ध संगीत हुई थी उसके बाद। दोस्तों चौथी बौद्ध संगीत की जो हुई थी ये पहली शताब्दी में हुई थी। कहां पर हुई थी? कुंडलवन में। और इसमें जो है मतलब जो अधिष्ठाता थे उनका नाम क्या था? वसुमित्र। ठीक है, वसुमित्र और अश्वघोष, वसुमित्र और अश्वघोष। ठीक है, और इसी के साथ ये भी याद रखना कि शासन उस समय किसका था? तो कनिष्क का शासन था। किसका शासन था? कनिष्क का। तो यहाँ पर एक बार हम लोग देख लेते हैं जो पहली बौद्ध संगीत हुई थी तो ये कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में हुई थी। ये याद रखना आप। ये कहाँ पर हुई थी? ये राजगिरी में हुई थी। ठीक है, बिहार में। और ये किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो ये महाकश्यप की अध्यक्षता में हुई थी। और उस समय राजा कौन थे? राजा था अजातशत्रु। ठीक है, उसके बाद 100 साल के बाद दूसरी बौद्ध संगीत हुई थी 383 ईसा पूर्व में। याद रखना इसको। और ये कहाँ पर हुआ? तो ये भी बिहार के वैशाली में ही हुआ। अध्यक्षता की थी सबा कामी ने। किसने की थी? सबा कामी ने। और शासन था कालाशोक का। किसका शासन था? कालाशोक का। तीसरी बौद्ध संगीत हुई थी 255 ईसा पूर्व में। ये भी आपको याद रखना है, 255 ईसा पूर्व। कहाँ पर हुई थी? तो पाटलिपुत्र में, जो कि अब पटना के नाम से जाना जाता है। और अध्यक्षता किसने की थी? मोगलीपुत्र ने। शासन था अशोक का, अशोक महान का। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो ये जो बौद्ध संगीतियां हैं इससे कोई ना कोई क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, तो इसको भी आपको याद रखना है। अमित्रघात के नाम से किस राजा को जाना जाता है? अमित्रघात। तो दोस्तों अमित्रघात कहा जाता है किसको? बिंदुसार को। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था। बिंदुसार के बाद आया था अशोक। ठीक है, तो अशोक देवनामप्री के नाम से भी जाना जाता है, उपनाम था देवनामप्री। बिंदुसार जो था ये 298 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा था। और 298 ईसा पूर्व में ही जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने जो उपवास कहते हैं, उपवास के द्वारा अपने प्राण त्याग दिए थे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वहाबी आंदोलन का दमन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाबी आंदोलन का दमन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? सही जवाब इसका है लॉर्ड एल्गिन। ऑप्शन बी सही है, लॉर्ड एल्गिन। 1862 से लेकर 63 में तो लॉर्ड एल्गिन की मौत ही हो गई थी। तो 1862-63 में लॉर्ड एल्गिन ने अपने शासन के दौरान वहाबी आंदोलन का दमन किया था। आगे बढ़ते हैं। फराजी आंदोलन से प्रभावित क्षेत्र कौन सा था? फराजी आंदोलन कहां पर हुआ था? ये क्वेश्चन है यहाँ पर। और फराजी आंदोलन ये हुआ था बंगाल में। याद रखना इसको, बंगाल में। और ये 1838 से लेकर 1848 तक हुआ था। और इस जो आंदोलन के नेतृत्व किया था किसने? सरियतुल्लाह टूटू मियां ने। इनका नाम थोड़ा सा याद रखिएगा आप लोग, सरियतुल्लाह टूटू मियां ने इसको जो है लीड किया था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। बंगाल में हुआ था फराजी आंदोलन। आगे बढ़ते हैं। मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। ये कथन महात्मा गांधी जी का है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट है। गांधी जी ने वर्धा के कांग्रेस अधिवेशन में अंग्रेजों भारत छोड़ो का प्रस्ताव रखा। कांग्रेस को अपने प्रस्ताव को न स्वीकार किए जाने की स्थिति में चुनौती देते हुए कहा कि मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। 14 जुलाई 1942 ईस्वी में कांग्रेस कार्यसमिति की वर्धा बैठक में गांधी जी के इस विचार को पूरा समर्थन मिला था। और भारत में संवैधानिक गतिरोध तभी दूर हो सकता है जब अंग्रेज भारत से चले जाएं। इसमें निर्णय लिया गया कि अंग्रेजों को हर हालत में भारत को छोड़ना ही पड़ेगा। भारत अपनी सुरक्षा स्वयं करेगा, साम्राज्यवाद और फांसीवाद के विरुद्ध रहेगा। यदि अंग्रेज भारत छोड़ देते हैं तो अस्थायी सरकार बनेगी, अन्यथा
ब्रिटिश शासन के विरुद्ध नागरिक अवज्ञा आंदोलन छेड़ा जाएगा और इसके नेता गांधी जी होंगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है और ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पी मित्रा ने कहां पर अनुशीलन समिति का गठन किया था? अनुशीलन समिति की कुल 500 से अधिक शाखाएं खोली गई थी और इसका उद्देश्य था खून का बदला खून, खून का बदला खून। ठीक है, ये इसका उद्देश्य था और इसे जो है कहां पर स्थापित किया गया? तो सही जवाब था बंगाल में, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। अनुशीलन समिति ने हेमचंद्र, नाम जरूर याद रखना आप, हेमचंद्र को जो रूसी क्रांतिकारी थे उनसे बम बनाने की कला सीखने के लिए रूस भेजा था हेमचंद्र को। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जयलिपला दर्रा कहां पर स्थित है? जयलिपला दर्रा, तो फ्रेंड्स ये 4 विकल्प हैं आपके सामने, जिसका सही जवाब है ऑप्शन सी। जयलिपला दर्रा ये आपको मिलेगा सिक्किम में। ठीक है, तो जयलिपला दर्रा ये हिमालय का एक पहाड़ी दर्रा है जो भारत के सिक्किम राज्य को दक्षिणी तिब्बत में चुम्बी घाटी से जोड़ता है। तो जरूर याद रखना है इसको, चुम्बी घाटी से इसको जोड़ता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना प्रतिशत होता है? मानव शरीर में रक्त की मात्रा जो होती है वो कितनी होती है? तो इसका सही जवाब है 7%। जरूर याद रखना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 5 से 6 लीटर लगभग होता है ब्लड और महिलाओं में 1 से 2 लीटर तक कम होता है पुरुषों की तुलना में। ठीक है, और एक बात और भी याद रखना कि जो हमारा ब्लड होता है ये प्रकृति में क्षारीय होता है। ठीक है, यानी कि इसकी जो प्रकृति है वो बेसिक होती है। इसका जो पीएच वैल्यू होता है वो 7.4 होता है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सा तत्व सभी प्रोटीन में कॉमन रूप से पाया जाता है? प्रोटीन के बारे में आप निश्चित रूप से जानते होंगे। प्रोटीन शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग किया था वो किसने किया था? जे बर्जीलियस ने। किसने किया था? जे बर्जीलियस ने इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। यह जटिल कार्बनिक यौगिक है जो 20 अमीनो एसिड की सहायता से बनता है। ठीक है, मानव शरीर का लगभग 15% जो हिस्सा है वो प्रोटीन से ही बनता है और सभी प्रोटीन में नाइट्रोजन जो है ये कॉमन रहता है। तो नाइट्रोजन इसका सही जवाब है। ऊर्जा उत्पादन और मरम्मत में भी प्रोटीन की आवश्यकता होती है। मानव शरीर में 20 प्रकार के प्रोटीन जरूरत होती है, जिसमें 10 प्रकार के प्रोटीन हमारा शरीर बनाता है, बाकी 10 प्रकार के लिए हम भोजन पर अपने आश्रित हैं। और ये है आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न। बताइए कि जंतु विज्ञान की वह शाखा जो कीट पतंगों का व्यापक अध्ययन करती है, इसके बारे में आपको बताना है। इकोलॉजी, एंटोमोलॉजी, जियोलॉजी और हार्टिकल्चर। तो आप जानते हैं कि जो बागवानी होती है वो हार्टिकल्चर के अंतर्गत, जियोलॉजी इसको आप भूगर्भ विज्ञान भी कहते हैं। बात आती है एंटोमोलॉजी की, तो यही आपका सही आंसर है। और इकोलॉजी पर्यावरण और मानव और जीव जंतु के बीच जो संबंध होता है उसके बारे में अध्ययन करता है। तो सही जवाब इसका एंटोमोलॉजी है, दैट इज ऑप्शन बी। तो फ्रेंड्स ये पहला टेस्ट था, इसमें प्रश्नों की संख्या थोड़ी सी कम है लेकिन प्रश्न बहुत ही स्तरीय हैं। आगे प्रश्न होंगे बिल्कुल एक्यूरेट एंड टू द पॉइंट होंगे। हम रीजनिंग को भी करेंगे डिस्कस, यानी कि पूरा जो सिलेबस है उससे बहुत सारे प्रश्न आपको मिलेंगे। अब आप अलग से एक नोटबुक बना लीजिएगा और उसमें इन प्रश्नों को नोट करते हुए आगे बढ़िए। निश्चित रूप से आपको बहुत अधिक फायदा होगा एग्जाम तक। एक भी वीडियो आप लोग छोड़िएगा मत और मेरा भी मोटिवेशन आप लोग ही हैं, तो इसे लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में इसे शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।